सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया, तुमने फोन लगाकर भी नहीं पूछा। सुनकर मनोज का चेहरा स्याह हो गया। शक पकाकर उसने नजरें झुका ली। राजकिशोर जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? बड़ी अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदाकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान रखा और कहा, अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा, धीरज रखना। फिर उसकी पीठ थपथपाई और रवाना हो गए। मनोज कुछ क्षण बुत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी पीछे से एक कार ने हॉर्न दिया तो विचारों के भंवर से बाहर निकल मनोज ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक ऑफिस से घर आया देख उसकी पत्नी वर्षा घबरा उठी। पानी का गिलास हाथ में थमाकर वो चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? वर्षा बोलते ही मनोज का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही। क्या? कब? कैसे? वर्षा आश्चर्यचकित हो उठी। 7 दिन हो गए। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? वर्षा ने प्रश्न किया। राजकिशोर जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे तो अकस्मात ही बाजार में मुझसे मिल गए। मगर वर्षा आचकचाई, अजीब बात है, आपकी माँ को इस दुनिया से गए सप्ताह बीत गए और आपको ही खबर नहीं। बड़े भैया का भी फोन नहीं आया। क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठा उसने। किशोर भैया को एसटीडी लगाई। खबर सुनकर किशोर को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव-गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं राजकिशोर जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फोन किया था। राजकिशोर जी के बेटे की शादी 10 दिन पूर्व हुई थी, इसीलिए वह दाह संस्कार व उठावने में नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें पर जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, किशोर बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। मनोज, तुमने रामपुर फोन लगाया था कि नहीं? किसको लगाता? वहाँ किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं मुझे। आपको मालूम है क्या? मुझे भी मालूम नहीं। फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फोन लगाकर पूछें क्या? मनोज ने सलाह दी। हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर? ऐसा करते हैं। कुछ सोचकर किशोर ने उसे फोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और मनोज के फोन रखने के बाद किशोर ने अपनी पत्नी पल्लवी को कुछ समझाया। फिर पल्लवी ने किशोर की बहन सुनैना को फोन लगाया और उधर से फोन उठाने पर पल्लवी ने कोई दूर के रिश्तेदार के नाम से पूछा। किशोर सिर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें ये खबर मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को खबर मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई, सगे बेटों को। दाह संस्कार के बाद उठावने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा तो कितनी छिछालेदर हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर किशोर की गर्दन झुक सी गई। मनोज को फोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफ़र था। रास्ते भर इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही वर्षा ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो उन लोगों की ही साजिश लगती है। कैसी साजिश? माजी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुंच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते। लेकिन अब ना पहुंचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने
जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से वर्षा का स्वर विषैला हो गया। किशोर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों रामपुर पहुँचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतरकर किशोर ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया यह सब, हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंदे होठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। उधर वर्षा रिक्शे से उतर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपट फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तर कर दिया उसने। 3-4 मिनट तक दोनों किशोर और वर्षा का यह करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा किशोर ने भींगे स्वर में उलाहना दिया, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फ़ोन तो करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। उसके पिता ने रोते हुए कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं पिताजी? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। सुनकर किशोर को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए गए होंगे उसके सिर पर। किशोर सकपकाते हुए सिटपिटा कर हकलाने लगा, ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते। और जीते जी? बात काटते हुए पिताजी ने का कंठ हठात रुंध गया। किशोर कुछ न कह सका। उसके लिए मुंह छुपाना तक दुश्वार हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रुख की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहाँ बैठे पांचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन किशोर की स्थिति का आनंद लेने लगे। किशोर के लिए वहाँ बैठना असहज हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय मनोज और पल्लवी का रिक्शा रुका। पल्लवी रोती हुई अंदर चली गई। मनोज पिता के गले से लिपटकर स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और कंठ गम से अवरुद्ध। बस स्वर में हाय माँ, ओह माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियां लेते हुए पिता को उलाहना दिया, पिताजी आपको खबर तो करनी चाहिए थी हमें। कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फ़ोन करने जाता। किसी को भी कह देते, ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। मनोज ने सलाह दिया। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के ज़माने में लोगों को अपने के लिए ही समय नहीं मिलता तो पराये के लिए कौन खटता है। सुनकर मनोज सकपका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर उनका मुंह देखता रह गया वह। फिर पिताजी मुंह फेर कर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। मनोज के लिए भी उसके भाई जैसा वहां बैठना असहज हो गया था। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वे सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे, जिसे देखकर मनोज के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे, किसने किए थे इन सबको फ़ोन? क्या इसी तरह हमें भी फ़ोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा था।
सुनैना दीदी से मिलने का बहाना कर वह उठा और पीछे पीछे किशोर भी चल दिया। अंदर सुनैना तीनों बुआओं के साथ किसी कार्य में व्यस्त थी। सुनैना दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। वर्षा और पल्लवी एक ओर उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त मनोज ने सोचा, सुनैना दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ेगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुनैना ने एक क्षण के लिए उचटती नज़र उन पर डाली और पूर्वता अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी सुनैना का अनुसरण किया। किशोर और मनोज कट कर रह गए, फिर चुपचाप वर्षा और पल्लवी के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दूभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नान आदि करने का बहाना कर चारों वहाँ से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले सुनैना ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई उससे एक दिन पूर्व ही सुनैना व छोटी बुआ वहाँ पहुँची थी। रात 1:30 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वह अस्फुट टूटे स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था कि बिछोड़ने की घड़ी आ गई है। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने ना रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। अतः पिताजी को ही रुकना पड़ा। माँ की ऊर्ध्व सांस चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन सहचरी को मौत के मुख में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। भावातिरेक में उनके नेत्र छलछला आए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी व तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रखकर चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से कंठस्थ था। उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी व गंगा जल का पान करते गीता का श्रवण करती रही। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन को अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फोन भी किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आस मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी की बाहों में तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने के पहले उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरणों का स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहार अपने नाथ के मुखारविंद पर नजरें स्थित की और हाथ जोड़ प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपनी जीवन संगिनी की निष्प्राण काया कलेजे चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्व समर्पण भाव से साथ निभाया, आज वह जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, 2-2 बेटे बहू पोते पोतियां, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसे की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है, मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फ़ायदा 2-2 बेटे के होने का? इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही उद्वेलित क्षण में उन्होंने वह कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ माँ की निष्प्राण काया पर चादर उड़ा, गमले में से 2 पुष्प तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाज़ा खोल घर के बाहर आए।
कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साए साए कर रही थी। छड़ी टेकते हुए वे कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहां एक स्टडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता भी था। घंटी बजा उसे जगाया। उसके दरवाज़ा खोलने पर असमय जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी, दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभ रह गई बुआ, ऊहापोह करने लगी। लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया था। फोन कर पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में भींच ढांढस बढ़ाते रहे। 2 घंटे बाद सुनैना अपने पति व बच्चों के संग आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मंझली बुआ भी फूफा जी व बच्चों के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सब ने समझाना चाहा। अच्छा लगेगा क्या 2 बेटों के रहते कोई अन्य चिता को अग्नि दे? जीते जी क्या कम जला चुके हैं वो इसे? अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है कि कौन फूंक रहा है? पिताजी ने 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक और रिश्तेदार भी आ गए थे। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने स्वयं दी थी। किशोर ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन, रिश्तेदार बैठक व अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। किशोर एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों के अंधड़ चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके व मनोज के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटे व उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। न कहते हुए भी सब समझ गए थे कि एक अशक्त असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यही नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदार को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए। दूर दूर के रिश्तेदारों को भी बस पोस्ट नहीं हुए तो किशोर और मनोज हुआ उनके ससुराल में। सारा कुछ आभास होने के बाद ग्लानि से किशोर की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और थी, माँ का 12वां। 3 दिन बाद 12वें पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना? रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटे को पगड़ी बंधती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा किशोर रिश्तेदारों को? पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए किशोर व मनोज ने अभी कुछ समय पूर्व ही पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने शुष्क सपाट शब्दों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से? पगड़ी उसे बंधती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो, तो क्या मतलब है बेफुजूल ढोंग करने से? इस साफ गोई पर किशोर मनोज कट कर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद किशोर धीमे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। फिर एक दूरस्थ कॉलोनी में जा वहां के स्टडी बूथ से अपनी व मनोज की ससुराल में फ़ोन लगाया।
संक्षिप्त में पिता की नाराजगी भी बतला दी। रिरियाते हुए गुहार की कि किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा लें। अगली ही सुबह वर्षा, पल्लवी के माता पिता व अन्य परिजन भी टैक्सियों में भरकर बदहवास आए और हाथ जोड़ माफ़ी मांगी, अनुनय विनय भी की। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयता पूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे, आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब, मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराज़गी रही, हमें खबर ही नहीं की। ऐसा है? पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे कुशल क्षेम के, उसके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। सुनकर दोनों समधी कट कर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दे दिया था। एक क्षण चुप रहा। बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा, हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभलता देख बड़े समधी ने कुछ उत्साह जगा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती हैं। समधी जी, सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की। दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बखान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रुंधी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुश ही होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इसी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तब वे काँप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने आश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतजाम कर लिए हैं और 12वें के दिन इन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफा जी ने घोषणा की, यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16-17 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही वर्षा व पल्लवी शर्म से गड़ गई। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी कालीमा कालिख बनकर उनके सुंदर चेहरे पर जो पुत गई थी। तो पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।